एग्जाम हॉल में आपने वो क्या चीज मेंटेन करनी है जिससे रिलैक्स होकर पेपर को अटेंड किया जा सके? बिल्कुल सही, आपने सही सवाल किया जी, कि ये जी। बेहद मुश्किल समस्या है। जी। सांप को मारने के लिए हमें 5 लठियां बरसानी जरूरी है, जरूरी है। नहीं तो सांप मरेगा नहीं। वाह वाह सर। और अभ्यर्थियों के लिए कि आपने एक बार पढ़ लिया तो आप सारा कंफ्यूज हो जाएंगे, जी, कौन जी। सा ऑप्शन सारे इस तरह से लगेंगे, ये है, ये है। हौसला, हिम्मत, जिद, स्पिरिट, फैशन है। कृषि कार्य में हाथ भी बंटाया और आपने पढ़ाई भी जारी रखी, दोनों में सामंजस्य कैसे बनाए रखा? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ साथियों, ऐसी कहावत को चरितार्थ करते हुए हमारे स्टूडियो में आज हाजिर हैं सतपाल सिंह जी। सर, सर नमस्कार। बहुत शुक्रिया सर। हम सब के प्रेरणा स्रोत और कंपटीशन की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाने वाले, विभिन्न परीक्षाओं को स्तर बाई स्तर पार करते हुए एक बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच चुके हैं श्रीमान सतपाल जी। आपका राइज अप क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू सर। जैसा कि अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी मांग रही है कि हमें एक ऐसे युवा से रूबरू कराया जाए जो कि एक साधारण परिवार से संबंध रखता हो और शुरुआती स्तर से, लो स्टेप से लेकर के आगे जो शिक्षा विभाग में उच्चतम स्तर है, जो अपने प्रिंसिपल तक का सफ़र है और यहाँ तक कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का भी दायित्व आपको मिला। जी सर। इस स्तर में पहुँचने के लिए बचपन से हम आपकी जानकारी जानना चाहेंगे, तो किस तरह से आपका बचपन बीता? सर, मैं एक किसान परिवार से ग्रामीण परिवेश के रूप में रहने वाला विद्यार्थी रहा हूँ। जी जी। आज भी मेरी पूरी जो फैमिली है वो गांव में ही रहती है। अच्छा। और मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा का दौर है जी। वो घर के पास में ही 2 किलोमीटर दूर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढेलानी नाडी, अच्छा। जहाँ से मैंने कक्षा 5 को उत्तीर्ण किया। ठीक है। उसके बाद घर से 5 या 4.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलानाडा, अच्छा। जहाँ से मैंने कक्षा 8 को उत्तीर्ण करने के बाद कक्षा 9 से लेकर 12 तक का जो सफर है हाँ, वो हाँ। घर से काफी दूर था। लगभग 11 किलोमीटर की 11 किलोमीटर की दूरी तय करते थे आप? तय करने के बाद पैदल ही, उस जमाने में बसों का जो साधन थे वो जी, एक जी। बस ही आती थी बाड़मेर के लिए। अच्छा अच्छा। और वो सुबह 8 बजे आती थी, न तो 7 वाले टाइम में बैठ पाती और न ही 10 वाले टाइम ना में बैठ वापसी में। पाती। अच्छा इसलिए पैदल चल के आड़ेल पहुंचना और वापस पैदल ही आना होता था। अच्छा। अच्छा, 11 किलोमीटर एक तरफी दूरी बता रहे हो आप? हाँ सर, बिल्कुल एक तरफ की 11 किलोमीटर अच्छा है। अच्छा। 11 22 किलोमीटर का जो दिन का सफर था जी वो जी तय जी। करना पड़ता साथियों था। सुनिए, 11 किलोमीटर की एक तरफा दूरी, यानी कि जाना 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर चल के वापस आना, 22 किलोमीटर की दूरी का सफर तय करके इस मुकाम पे पहुंचे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका पुनः। बिल्कुल, आपका तो पुनः आप धन्यवाद ये सर। बताइए, 11 किलोमीटर की दूरी आप तय करते थे, क्योंकि आपने बताया कि बस का जो टाइमिंग था वो भी सेट नहीं था, दोनों टाइम में सेट जी नहीं सर। था, तो उस समय आप पैदल चल करके जाना, इस चुनौती को कैसे पार किया? पैदल चल के जाने के रूप में दादा की जॉइंट फैमिली रही है। अच्छा। ताऊ जी के 2 मेरे भाई थे ताऊ के, जी जी। तो वो दोनों थे। और दादाजी के भाइयों के भी पोते वगैरह थे, तो लगभग अच्छा 7-8 लोगों का एक समूह था। अच्छा। जो हम सुबह जल्दी उठ के सब एक जगह तैयार होके फिर वहीं से रात को निकलते थे। 4 बजे के शुरू करते और जी जी। 7 बजे तक हम स्कूल तक पहुंच जाते थे। अच्छा, 3 घंटे पहले स्कूल जब लगभग 7 बजे लगती थी हाँ, 7 बजे लगती और थी सर। 4 बजे आपको उठना पड़ता था। उठना पड़ता था, हाँ। देखिएगा, आजकल 4 बजे उठ करके पढ़ने को कहते हैं तो मतलब ललाट में सल पड़ते हैं, सलवटें पड़ती है कि कैसे पढ़ें, और उस समय आप विद्यालय जाने के लिए 4 बजे उठते थे, जब जैसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। बिल्कुल सर, उठना पड़ता था क्योंकि मैं एक ऐसी स्कूल में, हमारे जो सर थे, जी। ऐसी शख्सियत थी जी जी। जिनका अनुशासन बेहद अच्छा। अनुशासन के रूप में वो जाने जाते हैं। अच्छा अच्छा। कि आपकी 7:10 हो गए मतलब स्कूल अंदर से लॉक लग जाएगा और आपको बाहर रहना पड़ेगा। उसमें और मेरे गुरुजी वो बिल्कुल पड़ोसी के रहे हैं, अच्छा। आदरणीय भीखाराम जी, जो जी स्कूल जी के प्रिंसिपल भी थे। जी। और उनका अनुशासन बेहद अच्छा था, इसलिए हमें जल्दी जाना पड़ता था कि हम अच्छा टाइम से अच्छा। पहले पहुंच जाते थे। अच्छा, इसका मतलब अनुशासन, डिसिप्लिन मेक्स ए मैन परफेक्ट जो कहा जाता है, जिस प्रकार से कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इसका मतलब डिसिप्लिन की भी हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका रहती है। बिल्कुल सर, अहम भूमिका होती है। जी। और फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि हम बहुत दूर से आते हैं सर। अच्छा। फिर उन्होंने 15 मिनट की रियायत दी थी कि आप रिलैक्सेशन दिया लोग था आपको? 20 मिनट का जो सेशन या 25 मिनट का सेशन है, जी जी। 15 मिनट तक आपको छूट दी जाती है कि आप अच्छा। विद्यालय में सबसे दूर से आते हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर भी हम कोशिश करते कि जल्दी पहुंच ही जाते 7 बजे से। बाई चांस लेट हो जाए तो वरीता जी थी जी, कि मतलब हाँ, आपकी टॉप प्रायोरिटी ये थी कि टाइम पे पहुंच जाएं, टाइम पे मतलब पहुंच जाए। पंक्चुअलिटी इज द हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी। हाँ जी सर, तो बिल्कुल। इसमें आप लोग जहां घर से जाते थे तो 5-7 लोगों का समूह था, और भी आस पड़ोस से लोग, स्टूडेंट्स वहां तक जाते थे? हाँ बिल्कुल, सबसे जो लास्ट का शोर था वो हमारा ही था। अच्छा। उसके बाद में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते कारवां तो बढ़ता अपने आप जाए। एक कारवां बढ़ता जाता। और अच्छा। स्कूल तक पहुंचते पहुंचते 50-60 की एक टोली बन जाती जी थी जी कि ये जी। लोग उधर से आते हैं।
और बहुत दूर से रास्ते सफर में तय हंसी ठिठोली करते हुए, हाँ, खेलते हुए जाते हाँ, होंगे। खेलते हुए वो जाते थे क्या सर, दौर बिल्कुल। था वास्तव में ना। वास्तव में सर हाँ, बचपन की यादें फिर हाँ, से हाँ, हाँ। उस समय की सोचते हैं तो बेहद अच्छा मतलब वो जो समय था। संघर्ष किया, वो संघर्ष यूं दुख नहीं लगता, वो एक लगता था कि वास्तव में क्या हंसी खुशी के साथ में संघर्ष बिल्कुल किया। सर, ऐसे दुख कभी लगा ही हाँ, नहीं हाँ। कि 4 बजे उठना है, अपने आप ऑटो जैसे ऐसे माइंड में रहता था कि जी, स्कूल जी। जाना है। जी, जी। और कभी कभार हम जल्दी भी चले जाते, जैसे जी, दौड़ते, जी। छोटे बच्चे थे दौड़ते हुए चले जाते, जी, जी। तो बीच में जहां मौका मिलता तो क्रिकेट भी खेल लेते थे। अच्छा, अच्छा, जल्दी हाँ, स्कूल जाते खेलने का समय। बहुत शौक था सर। फिर हाँ, उस टाइम को भी मैनेजमेंट करना पड़ता होगा, हाँ, आधा करना घंटा खेल पड़ता। लिए तो आधा घंटा आपका आधा शॉर्ट पड़ गया। बिल्कुल, तो दौड़ते फिर हुए तो जाते, दौड़ते थे। अच्छा, दौड़ अच्छा। के पहुंच जाते थे। हाँ, अच्छा, ये भी मतलब बड़ी ये मैनेजमेंट उस समय से सीख लिया कि भाई बिल्कुल समय सर, का मैनेजमेंट करना कैसे है। बिल्कुल सर। ये आगे कहीं न कहीं जाके कॉम्पिटिशन में भी काम आया कि कहीं एक क्वेश्चन पे समय ज़्यादा दे दिया, तो फिर उस मैनेजमेंट कैसे किया जाए, सर वो बिल्कुल, बचपन वाली बातें बहुत काम आई। बिल्कुल सर, काम आई। मैनेजमेंट सबसे बड़ा चीज़ है, किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं मैनेजमेंट का होना बेहद ज़रूरी है। क्या आपको नहीं लगता कि उस समय कोई यदि एक इक्का दुक्का गांव में कोई अमीर व्यक्ति या स्टूडेंट हुआ, वो उसने साइकिल ले ली हो और वो भी साइकिल पे आना जाना करता हो, और आपको नहीं लगा कि हमारे पास भी साइकिल काश होती तो हम आसानी से सफ़र करते? सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मेरे ही पड़ोस के 2 लड़के थे जी। जो 1 किलोमीटर मेरे से भी उनका घर दूर था। अच्छा। वो अपने ननिहाल रहते थे। जी। उनके घर के आसपास स्कूल नहीं था। जी, जी। तो उन दोनों के पास साइकिलें होती थी। अच्छा। लेकिन तब हम भी उनको देख के, बच्चे को देख कर ऐसा कहता है कि मेरे पास भी ये होना हाँ, चाहिए। थोड़ा हो जाता है। तो घर वालों को जब भी कहते तो हाँ। घर वालों ने हमेशा यही कहा कि पढ़ना है तो पैदल जाइए, जी। कि साइकिल वाइकिल ये किसी तरह की जो आप बातें कर रहे हैं ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला हाँ, है। हाँ, हाँ। और इसीलिए उन्होंने साइकिल की डिमांड हमने रखी, लेकिन उन्होंने पूरी नहीं की कि अच्छा। पढ़ना है तो पैदल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखिए घर वालों का भी कितना सटीक जवाब मिलता था कि पढ़ना है तो पैदल जाना है। बिल्कुल सर। हाँ, मतलब शरीर को, काया को कष्ट देनी ही है। मतलब इस संघर्ष से जो गुजरा है उसको तो वास्तव में इसकी वैल्यूएशन समझ में आती है कि आजकल जो इकोनॉमिकल कंडीशन पुअर होते हुए भी एक अभिभावक कहता है कि पढ़ना है तो बेटा जाओ। आजकल के युवा पीढ़ी के लिए बड़ी प्रेरणा स्रोत कहानी है। वो ये समझते हैं ना कि भाई हमें यदि सुविधाएं नहीं मिलेगी तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ये समझते हैं। उस समय आपको नहीं लगा कि साइकिल नहीं दिलाएंगे तो मैं पढ़ाई छोड़ दूँ? नहीं सर, ये बहुत डर लगता था, जी। दादाजी से, जी। पिताजी से बहुत डर लगता था। जी। और ऐसे लगता था कि पढ़ेंगे नहीं तो आगे की फैमिली की बात करूं मैं, मेरी जी। दादाजी जी। की, जी। तो अंकल जी जो हरिराम जी बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर थे, और उनसे छोटे जो अंकल हैं रायमल राम जी वो टीचर थे। जी। जी। तो ऐसे लगता था कहीं ना कहीं हम लोग भी कुछ करेंगे बड़े, लेकिन उस समय तो इतना सपने और ख्वाब नहीं थे। नहीं थे। लेकिन थोड़ा वो घर आने के बाद में इस तरह से लगता था कि भाई हमें भी पढ़ना चाहिए और एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। जी, जी, जी। अच्छा, तो ये बताइए जब आपने स्कूलिंग प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त कर लिया, उस समय आपने क्लास में कोई रैंक लगता था? ना सर, क्लास का रैंक तो मैं मीडियम से भी नीचे था, जी, जी। क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा वैसे ध्यान भी देता हाँ, नहीं। हाँ। हाँ, और आने के बाद में मीडियम से नीचे, मान ली 40 की क्लास है तो 25 और 20 के आसपास रहता था। और थर्ड डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न यही रहा अच्छा, कि मुझे ये बताएं कि जैसे आजकल जो ट्रेंड बन चुका है बच्चों का वापस आते ही सीधा होमवर्क और ट्यूशन में डाल देना, उस समय आपकी मॉनिटरिंग कोई करता था क्या कि भाई बच्चा घर पे पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है? नहीं सर, इस तरह की मॉनिटरिंग की व्यवस्था उस समय नहीं जी, थी। जी। लेकिन घर आने के बाद में वैसे नहीं लगता कि 8वीं या 10वीं तक का मैंने कोई ध्यान दिया हो। अच्छा। स्कूल में जितना कर लिया उतना ठीक है। स्वाभाविक तरीके से चल रहा स्वाभाविक था। तरीके से चल रहा था। जो स्कूल में जी, पढ़ाते जी। थे सर, जी, जी। उन्हीं को कर लेते थे। जी। और वैसे याद नहीं होता जी। तो थोड़ी बहुत मार भी पड़ती थी, अच्छा। और मार को सहना भी पड़ता था। स्कूल में भी पढ़ती, घर पे भी पढ़ती? हाँ, दोनों जगह ही पड़ती। हाँ, अच्छा, हमारे अपने तो समकक्षी हैं। हमें देखो अपने ज़माने में क्या होता था, घर पे स्कूल पे यदि मार पड़ती थी तो घर आके नहीं बताते थे कि भाई शिक्षकों ने मारा है, मारा नहीं नहीं तो बताते। अभिभावक हमको पीटते थे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और जी। मैं समझता हूँ कि वो दौर वापस नहीं आएगा इस वापस नहीं पीढ़ी के आएगा, लिए, वास्तव में क्या कि दौर था। आज के ज़माने में पेरेंट्स और उस ज़माने के पेरेंट्स में बेहद अंतर है। जी, जी। और वो उल्टा यदि वो घर आके बताता तो दूसरे दिन टीचर को और कहते, अच्छा। ये नहीं पढ़ता है तो इसकी अच्छी तरह से अच्छे से धुनाई धुनाई करनी करना है, है। ताकि ये ढंग से पढ़ने लग जाए। अच्छा, अच्छा। तो ये मतलब दौर जो आपका पढ़ाई का रहा, आपको नहीं लगता कि अपना जो ग्रामीण पृष्ठभूमि जो है वो अपनी कृषि अर्थव्यवस्था पे टिकी हुई है, और उस समय कृषि करने के लिए मानव श्रम चाहिए था, तो आपने उस समय कृषि कार्य में हाथ बटाया होगा? बिल्कुल सर, आप सही कह रहे तो हैं कि एक सेकंड के लिए रोकूंगा, कृषि कार्य में हाथ भी बटाया और आपने पढ़ाई भी जारी रखी, दोनों में सामंजस्य कैसे बनाए रखा? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि हम लोग पश्चिमी इस मरुस्थली मिट्टी से आते हैं। जी, और जी, इस जी। मिट्टी में हमारी जो आजीविका का प्रमुख जो साधन है प्रमुख साधन, वो बिल्कुल। कृषि है, और कृषि के बाद में पशुपालन है। पशुपालन। तो दादाजी स्वर्गीय हैं, जिनको जी। मैं बहुत शुक्रिया, और उनकी आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे रहेगा। जी। एक जॉइंट फैमिली के रूप में हम लोग, मेरे पिताजी ने 4 भाई हैं। अच्छा। उनमें से
तीनों भाई हैं जो 2 भाई सर्विस में हैं। ठीक है। बड़े ताऊ जी वो भी पढ़े लिखे हैं। अच्छा। लेकिन मेरे पिताजी बिल्कुल अनपढ़ रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जॉइंट फैमिली में काम करते थे। तो दादाजी ने एक सिस्टम बना रखा था कि रैंडमली स्कूल जाना है। अच्छा, रैंडमली कि, बारी बारी से ताऊ जाना है। के जो लड़के थे वो भी मेरे जी। साथ ही जाते, हम एक घर जी, से जी। 3-4 जने जाते थे। जी, जी। तो सप्ताह में 2-2 दिन की ऐसे बारी लगा के हम लोग 6ठी से 8वीं तक का जो सफर है वो इस तरह से तय किया था। एक मिनट रोकूंगा। देखिए श्रोताओं के विद्यार्थियों, देखिए कितना अजीब संयोग बैठा है कि इनके दादाजी जो हैं, इनके ताऊ जी और चाचा जी के लड़कों को बारी बारी से 2 दिन तू जाएगा, 2 दिन तू जाएगा, 2 दिन तुम जाएगा, बिल्कुल ऐसे सर। बारी बारी से विद्यालय भेजे ताकि विद्यालय का कार्य भी बाधित ना हो, पढ़ाई भी बाधित ना हो, कृषि कार्य भी नहीं अटके। बिल्कुल। कितनी खूबसूरत बात हुई और आपने कितना संघर्ष किया, वास्तव में इस बातों से झलकता है। जी सर, आगे जारी रहिएगा। और उसके बाद में सर 8वीं के बाद में पिताजी पंजाब में काम करते थे। अच्छा। कुएं बनाने का। जी, जी। तो मुझे छुट्टियों के दौरान हमेशा गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो मुझे साथ ले जाते थे। अच्छा, आप भी के काम आप सीखो। हाँ, सीखिए। क्या तो मुझे कहीं न कहीं वो चीज़ें अट्रैक्ट किया कि जी। कितना मुश्किल और कितना हार्ड काम है। जी, जी, जी। बहुत ज़्यादा रिस्क थी। और मैं 9 से 12 तक गया तो कहीं न कहीं ये माइंड में बात घर कर ही गई जी, जी। कि पिताजी की फैमिली में मैं सबसे बड़ा था। अच्छा। पूरा भार मेरे कंधों पे था। अच्छा, और अच्छा। पिताजी का भी एक सपना था जी। कि क्यों ना कि बेटा पढ़ लिख के कि इस तरह से बाकी जो उनके 2 भाई थे उसी तरह जी, से जी। टीचर वीचर या जो भी सरकारी सर्विस लग जाए। अच्छा। तो लगातार 4 सालों के दौरान उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया कि आपको पढ़ना चाहिए और पढ़ के एक अच्छा जी, जी। इंसान बनना चाहिए। इसका मतलब पंजाब जो पिताजी मजदूरी करने जाते थे, उस समय आपको साथ में ले जाते छुट्टियों, गर्मियों की छुट्टियों में, जी सर, ताकि हाँ। इसके जेब खर्ची भी आए और हाँ, घर का जेब खर्चा खर्ची भी ने चले। एक व्यक्ति का काम निकल काम भी। जाए। हाँ। उस दौर में वहाँ पे आपको नहीं लगा कि ये यार काम ही ठीक है या पढ़ाई करें, या फिर उस काम से जब आपको मुश्किलात सामना करना पड़ा तो आप ज़्यादा प्रेरित हो गए, मुझे पढ़ाई करेंगे तो इस काम से मेरा जो है पीछा छूट जाए? मैं वैसे थोड़ा छोटा था तो मुझे वैसे काम थोड़ा हार्ड था वो। जी, जी। तो परेशानी होती थी और फिर वो पिताजी कहते थे कि भी पढ़ लीजिए, ये जी, काम जी। तो हम लोग भी सालों से कर ही हाँ, रहे हाँ, हैं। हाँ। और उसमें 1.5 महीने में तो थक जाता था। अच्छा। और उसके बाद में फिर थोड़ा जैसे जैसे 9th-10th का सफर रहा, थोड़ी दूरी भी ज़्यादा थी। जी। स्कूल्स में सब्जेक्ट टीचर भी नहीं थे। जी, जी। और फिर दूसरा थोड़ा खेल के क्षेत्र में बेहद रुचि थी। अच्छा। तो खेल अच्छा लगता था, बंक मार लेना स्कूल जी, से, जी। हाफ डे के बाद जाना नहीं है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्रिकेट और वॉलीबॉल का बहुत शौक था। अच्छा। तो खेलते रहे। अच्छा। और 12th पास आउट जब किया, हाँ, हाँ। तब एक सपना था कि एयरफोर्स की जो भर्ती होती है, अच्छा। वायु सैनिक जो बनते हैं, सैनिक बन के हाँ, देश की रक्षा करूंगा। देश की रक्षा करेंगे। अच्छा। और एयरफोर्स का सपना था। अच्छा। तो उस समय क्या एक जमाना था जिस समय प्रतिशत के आधार पर जो एग्जाम के कॉल लेटर थे वो भेजे जाते थे। अच्छा, एयरफोर्स में जो कॉल लेटर आते थे, हाँ, परसेंटेज एक्स और बेस पे वाई आते थे। 2 ग्रुप की जो भर्ती होती हाँ, थी, हाँ, उसमें हाँ। वाई ग्रुप की जो भर्ती थी जिसमें फर्स्ट डिवीजन वाला ही उस एग्जाम में बैठ सकता था। बैठ नंबर सकता तो था। बाद की बात नहीं थी। तो कॉल लेटर ही नहीं आता। हाँ, क्वालिटी नहीं आता। ठीक है, तो ठीक है। 12th में परसेंटेज थोड़े कम रहे, जी। 10th में भी कम ही थे। जी। लेकिन फिर मैं स्कूल गया वापस 7 दिन के बाद में। हमारे जो पड़ोसी प्रिंसिपल और बेहद अच्छे शिक्षक, मुझे नहीं अच्छा। लगता कि ऐसे शिक्षक जहां भी रहे हैं वो उन जी, जी। स्कूलों का उन्होंने काया पलट किया है। जी, जी, जी। तो उनके पास गया, एक दिन उन्होंने रोका कि कल आइएगा आप। जी, जी। दूसरे दिन उन्होंने गया और मैंने मेरी सारी बातें रखी कि सर मेरा एक सपना है कि मुझे एयरफोर्स में सैनिक बनना है। जानना है। तो और उसके लिए फर्स्ट डिवीजन बना नहीं और मैं हाँ। वापस इम्प्रूव करना चाहता हूँ कि अच्छा। परसेंटेज को राइज करूंगा। जी, जी, जी। तो सर ने एक दिन के बाद मुझे वापस बुलाया और कहा कि हो सकता है कि आप लोगों का आपका फर्स्ट डिवीजन बन जाए जी, जी। और वो अपनी कट ऑफ को 70 ले जाएं। आगे बढ़ा दें। 70 के बाद में कॉल लेटर भेजेंगे। हाँ, मिनिमम फिर जो आपका लिमिट है वो साल बढ़ा भी दें। खराब हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। और बहुत सारे मौके हैं आपके पास। जी, जी। आप किसी भी जगह अपना काम कर सकते हैं। इसलिए मेरा कहना माने तो आप बीए कर लीजिए। इतना किया तब तक मेरा जो रेगुलर का फॉर्म था वो भी निकल गया। ओहो। इसलिए मेरी जो स्नातक रही है वो प्राइवेट रही। अच्छा, स्नातक आपकी जो है, ग्रेजुएशन जो है आपकी प्राइवेट रही है? प्राइवेट रही है, हाँ। अच्छा। हाँ। यदि 12th में इतने परसेंटेज थे कि आपका रेगुलर एडमिशन हो जाता? हाँ, उस समय लगभग 50 के आसपास अच्छा, ही हाँ, हो कट ऑफ जाता। रहता था। जी, जी, हाँ। जी। अच्छा, इसका मतलब जो आपके गुरुजी मिले उन्होंने कितना बहुत बेहतरीन आपको गाइडलाइन किया कि भाई आप 1 साल खराब करोगे, हो हाँ। सकता है मिनिमम लिमिट वो बढ़ जाए। हाँ, बिल्कुल सही। और अगले साल 65 कर भी हाँ, दिए थे। और भी कई क्षेत्र हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो, ये मोटिवेट किया होगा। जी सर, हाँ। अच्छा, तो ये जो है ना बात, कई सारे हमारे अभ्यर्थी जो हैं, कई सारे पेरेंट्स हैं, वो ये जानते हैं कि परसेंटेज के पीछे भागे जा रहे हैं। तो क्या परसेंटेज जो हैं वो ही अपना सक्सेस का एकमात्र मायना है या कुछ क्षेत्र में ये मायने रखता है? सर, जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि परसेंटेज बढ़ना एक अलग मैटर है जी। कि आप एक स्कूली जीवन के तहत एक फिक्स सिलेबस को पढ़ते हैं। ठीक है सर। और क्लास में हम अक्सर ये देखते हैं कि जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, जी, जी।
टीचर का फोकस भी उन पे रहता है। जी जी जो नॉर्मल या मीडियम होता है उस पे उतना उनका फोकस भी नहीं रहता। जी जी। मारवाड़ी में एक कहावत भी है कि जो पुत्र कमाता है वो सबसे अच्छा लगता है, सबसे अच्छा जो कमाओ पढ़ता हाँ है वो टीचर को भी अच्छा लगता हाँ है। हाँ हाँ। लेकिन मेरे जीवन की एक घटना कहीं न कहीं मुझे उस परसेंटेज की वैल्यू समझ में आती है जी जी कि बताइएगा। जब 2014 का कॉलेज लेक्चरर का पेपर मैंने स्कूल लेक्चरर के साथ में दिया, अच्छा तो उस पेपर को देने के बाद में रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स थे मेरे। अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे इंटरव्यू में केवल 4 या 5 नंबर मिलते तो भी मैं मतलब सेलेक्ट हो मिनिमम जाता। से मिनिमम मार्क्स देते तो भी हाँ, आपका तो भी चयन हो जाता। मेरा सेलेक्ट हो तो जाता आज मैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर होते। हाँ, तो उस समय के बाद में जब पेपर दे दिया गया उसके बाद में इंटरव्यू कॉल हुआ और इंटरव्यू कॉल के बाद डॉक्यूमेंट जमा करवाए। जी जी तो घर पे एक लेटर पहुंचा जी कि आपकी जो उसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो रखा हुआ था, जी 10th 12th बीए एमए का सबका मिला के इस तरह से एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड था जी जी कि 10वीं 12वीं और बीए का जो एग्रीगेट है वो आपका 55 होना चाहिए जी। और मेरा जो आंकड़ा है वो 54.80 पे अटक गया, ओहो जिसके हो, कारण एकदम मुझे सीमा पे। डिस्क्वालीफाई कर दिया गया अच्छा कि अच्छा आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। अच्छा तो मैं अच्छा समझता हूँ कि वो एक दौर था, जी लेकिन उसके बाद भी मुझे पता है कि मैंने वो फील्ड छोड़ दिया अच्छा। कि अब 10th और 12th को दोबारा किया नहीं जा किया नहीं जा सकता। सकता इसलिए इस फील्ड को मतलब नहीं। हाँ, उसके बावजूद भी मैंने उसके बाद में आरएस की परीक्षा भी दी और अच्छा, अगले जो कॉलेज लेक्चर के अटेम्प्ट में थे वो रिकॉर्ड को हटा हटा भी दिया दिया गया। गया। ये हाँ जो बाध्यता हाँ थी कि भाई मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए हाँ, वो हटा दिया गया। हटा दिया गया। हाँ, फिर उसको आपको अवसर को मौके में भुनाने की कोशिश की बिल्कुल और सर। इंटरव्यू तक पहुंचे भी आप लोग। हाँ अच्छा, और इस पे भी आएंगे, लेकिन पहले जो प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण कर लेते हैं। तो आपने जैसे 10वीं पास की, 12वीं पास की, 10वीं में जब आपके परसेंटेज कम बने तो आपने आजू बाजू में किसी के परसेंटेज देख करके आप हतोत्साहित नहीं हुए कि यार परसेंटेज कम बने, पढ़ाई छोड़ दी जाए या दूसरा काम किया जाए? सर, मैं ये कहूँ तो कि हतोत्साहित वाली तो बात नहीं थी, जी लेकिन मुझे कहीं न कहीं ये शिक्षा उसी समय से मिली हुई है जी। कि जो चीटिंग होती है, अच्छा हमारे आदरणीय गुरुजी भीखाराम जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। अच्छा हमें भी अच्छा। बुरा लगता था फिर ये जितना भी चीजें। लाएं ईमानदारी से लाएं। हाँ, बस उनको जी ये लगता था कि जितने बने वो आपके खुद के खुद ओरिजिनल के होने original। चाहिए और सत्रांक भी सर ओरिजिनल जाते हैं। अच्छा, मुझे बेहद अच्छी तरह से याद है कि 4-4 नंबर इस तरह से 10 में से उस समय मार्क्स 10 भेजे नंबर जाते होते थे थे। हाँ जी। कि आपके जैसे पीछे का रिकॉर्ड उसके अकॉर्डिंग भेजे जाते हैं। अच्छा अच्छा और पूरी क्लास में भी मैं बात करूं तो मेरी क्लास में 1 या 2 ही बच्चे थे जो फर्स्ट डिवीजन पास थे। केवल 2 बच्चे ही बाकी थे। और मेरा तो सेकंड डिवीजन था क्योंकि अच्छा 45 अच्छा के ऊपर सेकंड डिवीजन बनता है। अच्छा अच्छा। तो मैं तो बेहद खुश था कि मैं सेकंड डिवीजन पास हो गया हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ उस समय ना, उस समय दौर जो चलता था, मेरे भी भाई और वो पढ़ते थे, वो रिजल्ट देखते थे तो सबसे पहले जो रिजल्ट जो अखबार में जारी होता था तो तृतीय श्रेणी वाला कॉलम पहले देखते थे। सर, वही तो है ना, हाँ तृतीय श्रेणी वाले में लोग ज्यादा होते थे, हाँ लेकिन आज इसका अपोजिट हो गया हाँ है हाँ हाँ। कि आज तृतीय श्रेणी में बहुत कम लोग बहुत मिलेंगे कम लोग आपको मिलते हैं। और सारे लोग फर्स्ट डिवीजन की आज श्रेणी तो में मिलते हैं। 80% बनते हैं तो भी लगता है मुंह लटकाए हुआ जैसे कोई फेल हो गया हो। हाँ, मैंने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स उनसे जी जी पूछा है कि 80 बन गए फिर भी उनको ऐसे जी जी उदासी मायूसी है कि बेटा किस बात से उदास है जी जी जी। कि सर 80 बने, अरे 80 कम है क्या? तो 90 नहीं बने। हाँ, 90 क्या नहीं बने। क्या ये जो हताशा जो पेरेंट्स की है, इस पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि प्रतिशत जो आज के जमाने में क्या मायने रखता है? इस पे आप हमारे पेरेंट्स सर, को क्या कहना मैं चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए और सभी जो लोग हैं, बड़े जी जो जी लोग हैं उनके छोटे भाई बहन पे पढ़ते हैं, जी जी इस बात से अवगत करवाना चाहता हूं कि जी। एक तो मुझे 12th फेल की मूवी देखने के बाद बेहद अच्छा लगता है अच्छा कि आप बच्चे के प्रारंभिक तौर पर उसकी चीटिंग को रोकें। जी जी। नकल करने की आदत उसको बचपन से खुद हटा की दीजिए। मेहनत से लाए, जितना हाँ, भी लाए मेहनत से लाए, मेहनत से लाए खुद की ताकि क्या अंडरस्टैंडिंग। उसमें अभिप्रेरणा संचार करेगी कि आप खुद वो पढ़ने लग जाएगा। जी जी जी। और चीटिंग से क्या है कि जैसे उसके साल भर की मेहनत रहेगी मेहनत रहेगी नहीं नहीं। कि उसका माइंड वहीं टिका रहेगा कि परीक्षा में हेल्प हो जाएगी हो और हम लोग जाएगी। पास हो जाएंगे। जी 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 तो एक तो वो लगता है कि कहीं ना कहीं मार्किंग का भी थोड़ा फर्क पड़ा है कि जी इतने ज्यादा परसेंटेज जो बच्चों के बन रहे हैं जी जी। कि मुझे लगता है कि एक रिटर्न के एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स आना हिंदी बेहद मुश्किल लगता है। हिंदी जैसे हिंदी में सब्जेक्ट 100 में में भी से 100 आ रहे हम हैं। लोग देखते हैं कि जहां पे अनुस्वर की गलती होती तो जी नंबर जी, काट देते काट हैं। दे, बिल्कुल लेकिन काट दे। आजकल के बच्चों के देखा जाता है अक्सर जी यही जी जी जी। कि 90 से तो बहुत ऊपर लोग बहुत हैं, सारे बहुत ऊपर ऊपर लोग हैं अखबार में और नाम नीचे भरे वालों पड़े। को इसलिए वो मुंह लटका के रहते हैं कि अच्छा 90 से ऊपर बेहद लोग हैं और हम अच्छा। लोग 80 तक अटक गए। क्या तो पेरेंट्स के लिए ये मापदंड रहता है कि बच्चे ने सेल्फ पढ़ाई के दौरान अपने अध्ययन से जितने यदि 70 भी बना लिए, जी जी मैं समझता हूं कि 70 उसके लिए बेहद सफिशिएंट है और प्रतिशत किसी भी आज कल के किसी भी एग्जाम में मायने नहीं रखते हैं। रखता है। और मैं उनको संदेश देना चाहता हूं जी कि जी आप लोग जी कि प्रतिशत के ऊपर बच्चे को फोकस नहीं करें, नहीं करना है। कि उसको स्वप्रेरित करें, पढ़ना है और हम्म। उसको एक सपने के बारे में सिखाएं कि सपने पे काम कैसे करना है, जी 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 कि आपको इस क्षेत्र में किस तरह से काम करना है। जी जी केवल इस तरह से फोकस नहीं करें बाहरी मोटिवेशन से कि आप 80% बना देंगे या 90 बना देंगे तो मैं आपके लिए मोबाइल ले आऊंगा या जी, जी, जी। बाईसाइकिल ले आऊंगा, इस अच्छा, तरह का अच्छा। मोटिवेशन नहीं देना है। ये मोटिवेशनल जो टेम्पररी
मोटिवेशन होता है वो नहीं देना है। वो नहीं देना है। हाँ, हाँ, उसको इंटरनल मोटिवेट करना इंटरनल है, मोटिवेट ताकि करना वो है, अपने जी। सपने पे काम कर सके और सपने के बारे में सोच सके। कितनी बेहतरीन बात बताइए। इंटरनल मोटिवेशन जो है, अंदर की जो भूख होती है, जो अंदर का जुनून और जज्बा होता है, वो कायम रहना चाहिए। वही रहेगा जी, सर। जी। आखिर जो व्यक्ति सफल जो भी हुआ जी, है, जी, जी। जिसका इंटरनल मोटिवेट हमेशा उसने काम किया उस जी, पे, जी। और वही लोग आगे जाके सफलता पाने की जो अंदर की तड़फ है वो जीवित रहनी वो चाहिए। जीवित रहनी वो चाहिए। जीवित रहनी- जी जी। अच्छा, तो ये जो बात आपने बिल्कुल बेहद अच्छे तरीके से बताया कि आज के ज़माने में प्रतिशत जो है कोई मायने नहीं रखता। तो क्या स्कूलिंग टाइम में आपको ऐसी कोई एक घटना जिसने आपको बेहद ज़्यादा प्रभावित किया हो, ऐसी एक कोई घटना स्कूलिंग टाइम में? प्रतिशत की कहें या प्रतिशत वैसे या पूरे इस सफ़र में, पहली से 12वीं तक के सफ़र में जिसने आपको ज़्यादा प्रभावित, कोई शिक्षक हो सकता है, कोई अभ्यर्थी हो सकता है? शिक्षा के क्षेत्र में मैं बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा जो प्रेरणा मिली है, जी, जी। वो एक तो क्या है कि मेरी फैमिली से, दादाजी से बेहद प्रेरणा मिली जी, जी। कि वो हमेशा जीव जंतुओं के प्रति और वाह सर! पशुओं के प्रति, जानवरों के प्रति बेहद लगाव रखते थे। जी, जी। और उनका नियम था कि सुबह जल्दी उठ के कबूतरों को दाना डालना है, गायों को जी, पानी जी। डालना है, जी, जी। कुत्ते को रोटी देना है। और कभी भी अपने हाथ से उन्होंने किसी को डंडा या थप्पड़ कभी नहीं देखा मैंने। जैसा बहुत ही कहते हैं ना, सेवा परमो धर्म। हाँ, वो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि मेरे दादाजी की फैमिली में आज हम 7-8 लोग सरकारी सेवा में हैं, तो कहीं न कहीं उनका शिक्षा के प्रति समर्पित होना और सच्चे मन से ईश्वर की सेवा करना, जानवरों की सेवा करना, जी, कहीं जी। न कहीं उन्हीं के परिणाम स्वरूप हम लोग आगे बढ़ पाए। ये सर बिल्कुल आपके व्यवहार में भी स्पष्ट झलकता है। आपके काफ़ी मैं नज़दीक से रहा हूँ, मैं आपको देखा है। एक जो चीज़ आपने मेरे को पूछी जी। कि आपके स्कूली जीवन या उसके बाद की एक ऐसी जो स्टोरी आपको बहुत इंस्पिरेशन करती जी, है। जी, जी। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने 12th पास आउट के बाद में राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम दिए। अच्छा, और एग्ज़ाम देने के बाद में मैं एग्ज़ाम में फेल कभी नहीं हुआ। अच्छा। 12th के बाद में राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम मैंने 7-8 से पास करना शुरू कर क्लियर दिया। कर दिया। और मुझे उस समय ज़रूर रोना आया जी। कि जब मेरे ताऊ का जो बेटा भाई था, अच्छा। वो मेरा ही क्लासमेट था और उसका चयन 2008 में पाली से हुआ। राजस्थान पुलिस से? हाँ, राजस्थान जी, पुलिस में, और जी। मेरे बेहद अच्छे नंबर थे। अच्छा, उससे भी ज़्यादा उनसे भी थे? ज़्यादा नंबर जी, थे। जी। और मुझे बेहद रोना आया। और जी। उस रोने के दौरान मेरी दादी माँ ने मुझे गले लगा के कहा संबल कि दिया। तेरे को रोना नहीं है, जी। कि तेरी मंजिल इससे भी बड़े, तू इससे भी ऊपर जाएगा। वाह सर, वाह! ये मैं कहता हूँ और मुझे अच्छे से खुशी है जी, कि जी। उनके जीवित रहते हुए मेरा सपना पूरा हुआ और दादी जी। माँ बेहद खुश थी। बेहद खुशी, बहुत सारा आशीर्वाद लुटाया होगा। देखिए, तो मैं हमारे अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि किस प्रकार से आपने प्रेरणा पाई, दादाजी ने जो सेवा भाव बढ़ाया वो आपके संस्कारों में झलक रहा है। ये नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी ही मोटिवेट कर सकता। आपकी दादी जी जो अनपढ़ थे, दादाजी जो अनपढ़ थे, उन्होंने आपको किस प्रकार से प्रेरित किया, कहा कि आपकी ये छोटी मंजिल आपकी राहें नहीं देख रही, आप तो बड़ी मंजिल की तरफ बढ़ें। बिल्कुल सर, उन्होंने यही कहा कि इसमें ये आपकी जगह कहीं और है। और हम लोग मानते हैं कि सरस्वती के प्रति या ईश्वर के प्रति अपनी जो आस्था रहती जी, है, जी। और आप सच्चे मन से निष्काम कर्म करते हैं, तो भगवान फल और मंजिल दोनों यदि जरूर देता सरस्वती है। की साधना आप सच्चे मन से करते हैं तो उसका परिणाम तो निश्चित अपना प्रतिफल रखती नहीं है, बिल्कुल नहीं ऋण रखती। सहित ऋण उगा सहित देती है। लौटा के देती जी, है। जी, जी। और अच्छा, तो ये भी कहा जाता है। तो आपने जो वाकया सर बताया ना कि दादी जी ने मुझे संबल दिया, उसी प्रकार मुझे थोड़ा सा घटना याद आती है एपीजे अब्दुल कलाम की। वो एक बार पायलट की परीक्षा में फेल हो गए थे, तो फिर नदी के तट पे घूमने लगे और वहाँ पे शिवानंद स्वामी ने उनको मोटिवेट किया कि बेटा यहाँ पे जो आप लोग जीवन आत्महत्या करने की सोच रहे थे, उन्होंने कहा कि आपका वेट जो है ये नहीं, कोई और कर रहा है। तो उन्होंने सिविल डिफेंस में न जाकर के तीनों सेनाओं के प्रमुख बन के, राष्ट्रपति के रूप में बन के। बिल्कुल सर, कितनी- ईश्वर ने जो तय किया है, जी, जी। वो बिल्कुल फिक्स है आपके बिल्कुल। लिए। और हम लोग ये देखते हैं कि जिनके रास्ते में बहुत सारे रोड़े आते हैं, बिल्कुल, कठिनाइयां आती है, अक्सर उनको बड़ी सफलता उनको बड़ी सफलताएं मिलती है। जी। अच्छा, स्कूलिंग एजुकेशन पार करने के बाद आपने बताया कि मुझे रेगुलर एडमिशन नहीं मिला, तो कॉलेज लाइफ में आपको ये कब भान हुआ, एहसास कब हुआ कि मुझे भी कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए? और क्योंकि कॉलेज लाइफ में तो चुनावों में इस प्रकार से हम लोग लापरवाही कर देते हैं अक्सर, तो आपको कोई मोटिवेशन मिला हो कि कॉलेज लाइफ में आपने तैयारी शुरू करी या फिर बाद में? सर, हम लोग प्राइवेट थे, लेकिन 6 महीने एग्जाम के पहले हम लोग बाड़मेर आ जाते। जी। और बीए के दौरान मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम 8 लोगों का ग्रुप था। अच्छा। कि जहां से वैसे घर की स्थितियां इतनी बेहद खराब नहीं थी हमारी। जी, जी, जी। जॉइंट फैमिली थी, लेकिन एक लिमिटेशन में पैसा देते थे। हाँ, मॉनिटरिंग पूरी रखते थे। मॉनिटरिंग पूरी रखते थे, तो उनको करने के लिए हम 8 लोगों का एक दोस्तों का
का ग्रुप बना जी जी। और 3 कमरों में हम लोग रहते थे। तो महीने में हो सकता है कि 2-3 दिन काम पे चले जाएं, अच्छा, तो कुछ पैसे और मिल जाएं। जेब खर्चे के हाँ, लिए जेब खर्ची के लिए तो कर लेते थे, लेकिन घर वालों को बताते नहीं थे कि वो डांटेंगे। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति कुछ लोग फोर्स की तैयारी करने लगे, कुछ एयरफोर्स में गए, कुछ पुलिस में गए। जी जी तो मेरा तो टीचर का की तरफ ही था, जी लेकिन ग्रुप बेहद अच्छा था और सब लोग पढ़ने में पहले नॉर्मल रहे। जी जी। और आज भगवान की शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि 8 में से कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं वाह, है। पूरा का पूरा अलग ग्रुप, अलग पूरा का पूरा कुनबा सब मतलब लग चुका आपका है। जो 100% सफलता मिल गई। हाँ बिल्कुल सर। आपके ग्रुप को 100% सफल हो गया आप। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपने एक बेहद अच्छी जानकारी बताई कि हम लोग जो हैं कॉलेज के दौरान कभी सप्ताह में 2-3 दिन कमाई करने भी जाते थे। तो ये नहीं लगता कि आजकल के युवा जो हैं वो सोचते हैं कि भाई हमें पेरेंट जो है जितना चाहा उतना पैसा नहीं देते हैं, कोई कमाई कर ली तो संकोच महसूस करते हैं। क्या ये पढ़ाई के में दौरान ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए? क्या आप लगता है? ऐसी आजकल के बच्चे और पेरेंट्स का मतलब जमाना जैसे जैसे बदल रहा है, सोचने हम का लोग तरीका देख बदला रहे है। हैं हाँ, कि बच्चे बिल्कुल भी मेहनत और दुखी होना ही नहीं होना चाहते नहीं हैं। चाहते सर। हर चीज उनको मतलब वेल स्टैंडर्ड चाहिए। जी जी जी, लेकिन उस समय का जमाना बहुत अलग था अलग था। और घर वालों से बेहद डर लगता था और संकोच रहता था जी जी, कि हम लोगों को 400 रुपए महीने के दे दिए और उसके बाद आपने कहाँ खर्च किए। हाँ, और इस तरह से आजकल का जो रहन सहन खान पान सारी चीजें बदलाव की तरफ चली गई है। चल बिल्कुल और गई है। बच्चे सहन करने की क्षमता भी नहीं रखते, बहुत उनको कम रही कुछ है सर। कहते हैं तो पेरेंट्स और डरते हैं कि बच्चा क्या कर जाएगा। जी जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये संस्कारों की बात आती है कि बिल्कुल सही कहा जॉइंट आपने। फैमिली के अंदर ये फायदा मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो संस्कार हैं, जो हमें इमोशनल जो अटैचमेंट मिलता है वो जॉइंट फैमिली से ही मिलता है। जी सर। ये जो अभी जो एकल परिवार हुए उसमें ये समस्या सर है। बाजार में भी बच्चा मतलब किसी बात को सहन नहीं कर पाता है, इमोशनल जल्दी होता है, इरिटेट ज़्यादा हो जाता है। तो ये कॉलेज लाइफ के बाद में जब आपने करियर चुनना चाहा कि अब मुझे कॉलेज के बाद में क्या करना चाहिए, आजू बाजू आपने देखा होगा किस फील्ड की तैयारी करनी चाहिए, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? पुलिस के दौरान तो मैंने एग्जाम दिए ही थे, जी, तो उसमें फिजिकल के कारण मुझे हमेशा आउट कर दिया गया। अच्छा, 11 का एग्जाम भी मैंने दिया, अच्छे नंबर थे। जी जी, और उसके बाद मैंने 10 वाला एसआई भी दिया जो अच्छा, 14 में कंप्लीट हुई। जी उसमें जी, जो रिटर्न के बाद में फिजिकल के बाद में कॉल नहीं हुआ, इंटरव्यू कॉल नहीं अच्छा, हुआ। उसके बाद में मेरी बीएड तो थी। जी जी, अब मेरे सामने एक पटवारी की एग्जाम थी 2011 की, मुझे बेहद अच्छी तरह से याद है। अच्छा, और एक ग्राम सेवक की थी। जी ग्राम सेवक में मैं पॉइंट 32 से रहा जी, और पटवारी के उस एग्जाम में मैं 3 नंबर से रहा। हो काफी पॉइंट दुख 32 और से रहा है। अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा सर, सॉरी चाहूंगा, अभ्यर्थियों को कहना चाहूँ पॉइंट 32 से .32 से एक अभ्यर्थी रहा, कितना दुख हुआ होगा। उस दुख से आप कैसे हो गए? मैं उस समय क्या है कि जैसे बीएड करने के बाद और फिर गांव चला गया। मैं जी गांव जाने के बाद जो आडेल जहां से मेरी 9 से 12 तक की शिक्षा हुई, जी एक मेरा दोस्त था जी, और दोस्त और हम दोनों गांव में एक रूम लेके रहते थे। अच्छा, लेकिन गांव के लोग बेहद ताने मारते थे कि कंपटीशन के लोग जयपुर जाते हैं, जोधपुर हाँ, जाते हैं, बाड़मेर जाते हैं, यार है कि यहाँ क्या कर रह के लोगे? नौकरी लग जाओगे क्या। अच्छा, और मेरा जस्ट ही कंप्लीट हुआ था बीएड, पहला ही एग्जाम था। तो जी, साथ में प्राइवेट स्कूल मेरे जो ताऊ के बेटे भाई ने खोल रखी थी, अच्छा, उसमें भी मैं जाता था और हमें बेहद कॉन्फिडेंस था। टीचिंग करवाते थे आप? टीचिंग करवाता था, लेकिन जी, कॉन्फिडेंस ये था कि नौकरी तो हमारी लगेगी, लग जाएगी। क्योंकि राजस्थान की जो जीके थी उस पर मतलब बेहद अच्छी, मुझे लगता है कि मैंने काफी अच्छा कवर कर लिया था। ये सब कॉलेज के दौरान शुरू किया या ये स्कूलिंग में भी बीए आप? फाइनल के दौरान से कर लिया था। अच्छा, बीए अच्छा, फाइनल से फिर कंटिन्यू मतलब साल 2 साल तक अच्छा कवर कर लिया था। अच्छा अच्छा, यानी कि जो अभ्यर्थी अभी पढ़ रहे हैं उनको एक स्पष्ट संदेश यही है कि आप जो कॉलेज में जो कॉलेजिंग के दौरान यानी कि ग्रेजुएशन के दौरान आप तैयारी शुरू कर रहे हैं कंपटीशन की, तो आगे पार पाना मुश्किल नहीं। हाँ बिल्कुल, कंपटीशन अब 12th के बाद में आप यदि बीए के दौरान कंपटीशन की किताबों को पढ़ना शुरू कर देते जी हैं जी, और अपने हाथ के नोट्स बनाकर हाँ पढ़ना, हाँ हाँ, बुक्स को पढ़ना, आप वन जी वीक जी, सीरीज के भरोसे नहीं जी रहे, जी जी, अच्छे ऑथर की बुक लाके उसको पढ़ना चाहिए, जी जी, ताकि आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी। जी चलो हमें तो ये चीजें बाद में समझ में आई। जी जी, 1-2 अटेम्प्ट चूकने का मतलब ये ग्राम सेवक पटवारी में नहीं होना, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मैंने ढंग से कमी रही उस है। ऑथर की बुक्स पढ़ी नहीं। जी तो अब मैं उन नए विद्यार्थियों के लिए संदेश देना चाहूंगा जी जी, कि आप लोग यदि ग्रेजुएशन करें, जी एक तो सीयूईटी का बढ़िया ऑप्शन है आपके सामने, आप किसी भी कॉलेज केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। जी जी, उसके बावजूद भी आप नहीं जा पाते हैं वहां, जी, तो घर रह के भी अच्छे राइटर्स की बुक मंगवाकर आप अध्ययन करें, जी, ताकि आप एक समग्र दृष्टिकोण के आधार पर अपनी तैयारी रख पाए। आजकल जो सर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो अभ्यर्थी हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो शॉर्टकट पे ज़्यादा फोकस कर रही है, जबकि शॉर्टकट इज नॉट की टू सक्सेस सर। बिल्कुल शॉर्टकट जो है कि जो सक्सेस सफलता की चाबी है नहीं, हमें विस्तृत अध्ययन करना पड़ता है। तो आपने कभी कोई नोट्स, छोटे नोट्स, केवल हाथ से बनाए हुए नोट्स भी पढ़े? बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि नोट्स है जी ये अक्सर मैं वैसे मेरे विद्यार्थियों को भी ये बात बताता रहता जी हूँ जी,
कि खुद के नोट्स की बराबरी दुनिया की कोई बुक्स या कोई कर नहीं नोट्स सकता। नहीं कर सकते। जी इसका रीजन ये रहता है कि आप एक तो खुद बनाते हैं, जी जी तब एक तो आपका बुक्स पे भी फोकस रहता है और इम्पोर्टेंट चीजों को लिखते जाते हैं, जी जी और दोबारा उनको आप पढ़ेंगे तो जी। आपकी इफिशियंसी डबल हो जाएगी। जी जी उसको बहुत जल्दी पढ़ पाएंगे और रिवीजन बहुत जल्दी हो पाएगा। जी जी। मतलब ये कहना चाहेंगे अभ्यर्थियों को कि भी आपके जो स्टैंडर्ड मटेरियल आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, प्रामाणिक पुस्तकों से आप तैयारी करें तो कहीं पर भी सफलता आपके हाथ से चूकेगी नहीं। बिल्कुल सर। जी। हाँ, मतलब ये है कि आप लोग पीछे 1 वीक सीरीज है, ये मतलब अनऑथराइज चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी चीज किताब लाएं और घर पे भी। आपने एक सर अच्छी बात बताई कि मैं गांव में रह करके पढ़ते थे, लोग कहते थे कि आप सिटी में नहीं जा रहे हो, सफलता कैसे मिलेगी। ये केवल हवा मात्र है कि सिटी में जाएंगे तो ही सफलता मिलेगी। मैं सर ये मानता हूँ कि सिटी में जाने के लिए ये होता है कि सिटी में जाने से बुक्स तो वही रहती है, वही रहती है सर, लेकिन एक बिल्कुल। क्लाइमेट मिलता है आपको, अच्छा। एक वातावरण मिलता है। जी जी क्योंकि एक बच्चा दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ कहीं लाइब्रेरी, कोचिंग, बच्चे आते जाते पढ़ते दिखते हैं, जी जी तो कहीं ना कहीं वो इंटरनल मोटिवेट होता है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। चाहिए। बाकी मटेरियल्स तो वही होता है, जी और जी जिसमें ये लगता है जिसकी समझ विकसित हो चुकी है, हाँ हाँ कंपटीशन को वो जानता है कि किस तरह से उसको देना चाहिए, जी जी वो व्यक्ति गांव में रह के भी कंपटीशन को निकाल सकता निकाल है। सकता है सर, सही बात। अच्छा सर ये बताइए कि सबसे पहली जो नौकरी है वो आपकी किस इस लेवल पे लगी। मैं सर पहली जो एग्जाम थी मेरी सेकंड ग्रेड सामाजिक की थी 2012 में, ठीक है। लेकिन उसमें मैं सेकंड पेपर की वजह से उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर नहीं पाया, कर पाए और सीधे। 3 नंबर के फासले से मैं आउट हो गया। अच्छा और उसके बाद थोड़ा निराश हुआ, लेकिन मेरे पास गांव आडेल में जो मेरा साथी था जी। वो 2011 में कांस्टेबल में सेलेक्ट हो गया, अच्छा, और उसने जिसमें आप फिजिकल की वजह से रह गए थे। मैं जिसमें फिजिकल की जी वजह जी से रह जी गया। जी जी उसके बाद में जो टीचर्स रामरख जी पूनिया या सुबह सिंह जी जो बाहर से यहाँ नौकरी करते थे, उन जी लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा मेरा, ठीक है। कि वो वहाँ तैयारी करते थे लेक्चरर की, और जी। मेरा भी हौसला बढ़ाते थे। ठीक है। तेरा इस बार उसमें नहीं हुआ, इसमें उनसे होना है। इसमें होना है, क्योंकि जी फर्स्ट पेपर मेरा अच्छा स्ट्रांग था। जी जी और उसके बाद में मैंने लगभग 2.5-3 महीने की जो तैयारी थी जी जी वो की, और उसके बाद में गांव से पहली बार जब इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए, मुझे अच्छे से याद है, कृष्णा कंप्यूटर पे आया। जी। एक और दोस्त, अब वो दोस्त बन चुका है, उसने अरे। मेरे को धड़ाधड़ प्रश्न पूछे कि अच्छा। आप कहाँ पढ़ते हो। डिमोरलाइज कर दिया वहीं पे। थोड़ा डिमोरलाइज किया। वैसे जी मैंने जी 5-7 प्रश्नों के आंसर दे दिए उनको, जी जी कि आप कहाँ तैयारी कर रहे हो, ये नहीं कि ऐसे थोड़ी होता है गांव में रहने वालों से। अच्छा। लेकिन उसके बाद में फोन नहीं थे हमारे पास। जी जी जब रिजल्ट निकला, जी। मुझे अच्छे से पता है कि वो दिन मेरे लिए 24 अगस्त का बेहद खास दिन है। बेहद। जीवन का पहला जो स्पेशल डे था, जो सरकारी कि, नौकरी ख्वाब था वो पूरा हुआ। वो पूरा हुआ। जी जी और मैं गांव में था, और मुझे ये अच्छे से पता है कि आजकल भी होता है कि जिसने संघर्षों से जो टकरा के सफलता प्राप्त की, उसलिए उस दिन उसको नींद भी नहीं आती। नहीं और आई मुझे है। बेहद खुशी थी कि उस जी, दिन जी। मैं थर्ड ग्रेड के रूप में सिलेक्ट हो गया। तो उस दिन दादी माँ को कितनी खुशी हुई होगी जो बेहद आपको खुशी। हौसला बढ़ाया था। रिजल्ट के तुरंत बाद घर पे फोन कर दिया जी, गया, जी। और क्योंकि रैंक बढ़िया थी तो पहले से डिसाइड हो गया कि अपना चयन जी, जी। हो चुका है। और सुबह मैं घर भी गया दादी से मिलने के लिए, और जी, जी। बेहद खुश। हाँ। वो इसलिए खुश हो गए जी। कि दादी जी के 4 बेटे थे, मेरे पिताजी 4 भाई थे। अच्छा। कि 2 तो पहले से ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे, ताऊ का अच्छा। एक लड़का लग चुका था पुलिस जी, में। अच्छा। तो दादी की इच्छा थी कि एक जो मेरे पिताजी थे, इनका भी हाँ, बेटा एक इनके परिवार में गवर्नमेंट कोई जॉब नौकरी में चला जाए। चला जाए मतलब एक माँ की जो खुशी होती है वो हाँ। अपने के पिताजी मेरे भाई बेटे का भी बेटा जो है वो हाँ, बन जाए। बिल्कुल। उनको ये लगता है जी, कि जी। मेरे चारों बराबर हो जाए, तो बराबर हो वो जाए। भगवान ने भी सुन लिया, और जी, उनका जी। आशीर्वाद है। जी, जी। तो ये मुझे बताएं कि आप सबसे पहले तृतीय श्रेणी में सिलेक्ट हुए, जी सर। तो उस समय आपने जिस अभ्यर्थी ने आपको डिमोरलाइज किया उनका भी चयन हुआ, हाँ, उसका भी हुआ सर। लेकिन आपका मेरिट में ज्यादा ऊंचे रहे हाँ, होंगे। नंबर ज्यादा थे तो मेरे। ये कहने का मतलब ये बाहरी वातावरण जो आपको डरावना लगता होगा उससे डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डरने, जी, जी। लोग इस तरह से बहुत ज्यादा आपको डिमोरलाइज करने के लिए जी। खड़े रहते हैं। जी जी। तो उसके बाद में आपने व्याख्याता की परीक्षा भी पास की सीधी भर्ती से। बिल्कुल सर। उसके उसकी बाद में कैसे मेरा जो रणनीति अपनाई सफर आपने? रहा कि मैंने गांव में पोस्टिंग ना लेके थोड़ी घर से दूर ली, जी और सिंदरी जो एक ब्लॉक पड़ता है बालोतरा जिले का जी जी वर्तमान पड़ता में, है। वहां पे कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप्स, जी जिसमें तृतीय श्रेणी के बाद का जो मेरा सफर है, जी उसमें सबसे ज्यादा जो अहम योगदान, और मैं एक प्रेरक के रूप में कहूँ, जी एक बहुत सजन और बेहद सौम्य व्यक्तित्व के धनी, जी। जो वर्तमान में डीएसपी के पद पे तैनात है, धनाराम जी लूखा। धनाराम जी लूखा जिनकी बेहद प्रेरणा और समय समय पे गाइडेंस करना, जी, जी। किस तरह से क्या करना है, और बहुत पॉजिटिव व्यक्ति, अच्छा जिनको कभी मैंने नेगेटिव नहीं देखा। अच्छा। किसी भी चीज में आपकी कमी रह रही है, लेकिन इस तरह से बातचीत करते थे कि आप में बेहद जोश आता था, हाँ हाँ। जुनून आता था। और उन दौरान मैंने मेंस भी लिखा
13 वाला जी कि अच्छा, पहले एमए नहीं थी, मैंने एमए बाद में किया। जी जी तो उस समय क्या 13 वाली जो आरएस की मेंस की परीक्षा थी, एक बार सिलेबस को किया, उसके बाद में वो रद्द हो गई। अच्छा, तो फिर से एमए हो गया। तो धनजी ने कहा कि दोनों के बराबर में हमें लेक्चर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, कि उधर तो क्योंकि मेंस प्री इंटरव्यू 3-4 स्टेप है, लंबा प्रोसेस लंबा है, तो जी, इधर आप फोकस करिए। हाँ, और उन दौरान मेरा जो एक मेरे मित्र सत्यनारायण जो इंग्लिश के वर्तमान में लेक्चरर हैं, जी उनके कांटेक्ट से सूरतगढ़ में भाटिया आश्रम है, जी जी जहां से मैं उस समय मैंने किसी को नहीं बताई ये बात अच्छा, कि वहां एक टेस्ट सीरीज चलती थी। जी और मैं ये कहना चाहूंगा कि बीए की किताबों को मैंने लाके अध्ययन नहीं किया, जी लेकिन एमए की सारी ऑथेंटिक बुकों को पढ़ के ही किया। अच्छा, और जेएनयू से मेरा जो एमए कंप्लीट हुआ, और एकमात्र जो ऐसी डिग्री है मेरी जिसमें फर्स्ट डिवीजन दिखता है, अच्छा अच्छा, और वो भी 60.22% एकदम रहे, किनारे पे बने हैं। एकदम किनारे पे रहे। जी जी और फिर अच्छी तैयारी के बाद इधर उधर पूछा तो कि पोस्टें, उस समय इतना पता नहीं था कि पोस्टें बस कि 100 या 200 पोस्टें, 250 पोस्टें लेक्चर के लिए बहुत होती थी। बहुत होती थी उस समय। और उस दौरान तो कोचिंग का थोड़ा माइंड में ख्याल है, तो उस दोस्त ने कहा कि कोचिंग की जरूरत नहीं, आपको एक ऐसा रास्ता बताता हूँ जी जी कि आप उन सर से मिलिए। जी तो मैं सर से मिला नहीं, और मैंने उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लिया। अच्छा सैटरडे के शाम को जोधपुर से जमी तवी एक्सप्रेस में बैठ के संडे को सूरतगढ़ पहुंचना, जी दोनों पेपर देना और वापस लौटना, ड्यूटी पे अच्छा, आना। वापस लौट करके ड्यूटी भी ड्यूटी करते पे थे। आना, और सिलेबस मेरा कंप्लीट था और उसके अकॉर्डिंग में चलता था। जी और आखिरकार सर का फिर बाद में जब भाटिया सर को भी इस बात का पता चला कि आप जी। बहुत दूर से आते टेस्ट सीरीज देने के लिए, अच्छा लास्ट में पता चला कि वो व्यक्ति है कौन, अच्छा अच्छा, कि इतनी दूर से आता और केवल टेस्ट वो देके जाता चयन है। के बाद मालूम चला। हाँ, अच्छा फिर क्योंकि हमारा जो ग्रुप था उसमें मेरी टॉप रैंक थी वहां पे। अच्छा अच्छा, जितने लोग थे ऑल ओवर मेरी वैसे 36 रैंक थी, जी लेकिन हमारे जो हम लोग वहां से 48 लोग सिलेक्ट हुए। जी जी तो टेस्ट सीरीज में जो 48 लोग सिलेक्ट हुए, फिर उनको पता चला, तो मैंने कहा सर मैंने कोई टेस्ट मिस नहीं किया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज की बेहद उपयोगिता है, हाँ कि हाँ, उसको देना आपकी कई चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, सेल्फ एवोल्यूशन मिलता हाँ, है। सेल्फ इवोल्यूशन मिल जाएगा, और जी, जी। टॉपिक दर टॉपिक आपके क्लियर होते जाएंगे। कमी कहाँ है उसको हाँ, हम दुरुस्त कर सकते हैं। बिल्कुल सर। जी अच्छा, ये बताइएगा कि आपने स्कूल व्याख्याता की परीक्षा पास करी इस रणनीति के तहत, अभी एकदम हाल ही में स्कूल व्याख्याता परीक्षा नज़दीक है, तो आपको ये नहीं लगता कि कई अभ्यर्थियों के मन में एक आम धारणा बैठ गई है कि स्कूल व्याख्याता तो वही बनेगा जो तृतीय श्रेणी ऑलरेडी है या द्वितीय श्रेणी में सिलेक्ट हो चुका है? सर ये कितनी सच्चाई है इसमें? एक दौर और एक जमाना था। मैं जी। ये मानता हूं कि मैंने जो तैयारी की थी, जी जी उससे पहले वाली भर्ती तक ये लगता था अच्छा, कि केवल लगा हुआ जो व्यक्ति है या हाँ। टीचर है या किसी जॉब में है, जी जी वो लेक्चरर की तैयारी हम लोग 8 9 10 के आसपास आप देख लीजिए, बेरोजगार लोग बिल्कुल, बहुत कम निकले हैं। बिल्कुल कम। लेकिन ये जैसे ही 15 की जो भर्ती थी, जी जी, उसके बाद में लोग बेरोजगार काफी सिलेक्ट हुए, तो लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया, एक उम्मीद की किरण और जगी। बिल्कुल उम्मीद की किरण जगी जी, कि जी। सीधा बना जा सकता बना है। जा सकता है। और मैं भी इस बात को मानता हूं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, जी। कॉम्पिटिशनल है, जो संख्या कम होती रश जाएगी, कम हो जाती है, हाँ, भीड़ कम लेकिन हो जाती है। जो नीचे के दौर में उसमें कॉम्पिटिशनर बहुत ज्यादा रहते बहुत ज्यादा हैं। रहता है, सही लेकिन थोड़ा ये मान सकते हैं कि ऊपर के लेवल में थोड़ा आपका समझ विकसित होना स्टैंडर्ड भी चाहिए, पढ़ाई का और स्टैंडर्ड आप चाहिए। ये मान सकते हैं कि तीनों में से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की माने, जी। तो मुझे जहां तक लगता है कि फर्स्ट ग्रेड इन तीनों के बजाय सरल है। सरल कि एक है। सब्जेक्ट पे काम करना है, जी, एक थोड़ा जी। फर्स्ट पेपर पे काम करना जी, है, जी। और आप जी तोड़ मेहनत करते हैं तो बिल्कुल हो ही आपके जाता है। सामने ये रास्ता क्लियर है कि आप क्लियर। फर्स्ट ग्रेड बन ही जी, जाएंगे। जी। और इन अभ्यर्थियों के लिए कहना चाहता हूं जी, कि जी। 23 तारीख से ये परीक्षाएं जी, जी। शुरू हो रही है। जी। जितने भी एस्पिरेंट जो परीक्षा दे रहे हैं, जी। उनको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, जी। कि मुझे बेहद अच्छे से याद है कि जो व्यक्ति पढ़ता है उसको डर लगता है, जिसने तैयारी नहीं की उसको डर नहीं लगेगा। लगता है। आप कॉन्फिडेंस रखें और मैया सरस्वती पे भरोसा रखें, और सरस्वती हमें ये अच्छे से पता है कि जो जितना ज्यादा घिसा है, बस कॉन्फिडेंस रखना। आजकल अब 5-6 दिन में ये लगता है कि क्या पढ़ूं, वो छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, याद रहेगा या नहीं रहेगा, ये सबको लगता है, और सबके जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि फर्स्ट पेपर के लिए आप करंट के पोर्शन पे 7 दिन में अच्छे से उसको रिवाइज करते रहें, और जहां आपकी वीकनेस है, जहां फैक्चुअल डाटाज हैं, उसको एक बार रिवीजन करके जाएं। घर वालों के, माता पिता का आशीर्वाद, मैया सरस्वती का आशीर्वाद, आपने जिन कठिन राहों के दौरान उस 10 बाई 10 के कमरे में जिस कठिन तपस्या को साधा है, और मैया सरस्वती आपको निश्चित रूप से सफलता प्रदान करेगी। आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। आप खुश रहें, पर्याप्त नींद लें, और आपके पास जो मटेरियल है उनको आप रिवीजन करते रहें, और दोस्तों के साथ रहें ताकि आपका डिप्रेशन बढ़े नहीं। यानी कि हौसलों के साथ यदि तैयारी करें
और माँ सरस्वती की सच्ची साधना भी यही है, पूजा भी यही है कि आप अध्ययन सच्चे मन से करें, तो माँ सरस्वती जो है वो ऋण सहित आपका ब्याज उगाएगी, लौटाएगी। बिल्कुल सही है। तो आपने जो व्याख्याता परीक्षा करी, आजकल जो है परीक्षाओं का बड़ा दौर चल रहा है और 2025 में सरकार ये चाहती है कि कोई बेरोजगार रहे नहीं, तो बहुत सारी कंपटीशन अभी आने ही वाले हैं, जैसे वीडियो की बात करें, पटवार की बात करें, रीट की मुख्य परीक्षा की बात करें, स्कूल व्याख्याता की बात करें, द्वितीय श्रेणी की बात करें, तो इस प्रकार से चतुर्थ श्रेणी की बात करें, ये प्रयोगशाला सहायक की बात करें, बहुत सारी परीक्षाएं का अभी 4-5 महीनों के अंदर होने वाला है। तो आप उन अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे कि अंतिम क्षणों में कैसी तैयारी को धार दें कि उनकी सफलता सुनिश्चित हो जाए? मैं उन सभी एस्पिरेंट को कहना चाहूँगा कि आप जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने पिछले 5-7 या साल भर से जो मेहनत की है, उस मेहनत के दौरान आपने जो मटेरियल आपके पास में है, जिस हाथ से नोट्स बना लिए, जो टेक्स्ट बुक्स का यूज़ कर रहे हैं, उस टेक्स्ट बुक्स और उस नोट्स को बार बार रिवाइज करें। हम ये लोग जानते हैं कि दुनिया में कोई व्यक्ति टैलेंट नहीं है जिसने समय को सदुपयोग करते हुए और अपने हैंड रिटन नोट्स को बार बार रिवाइज किया है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। क्यों कहा भी गया है, रिवीजन मेक्स डिवीजन। बिल्कुल सही कहा आपने मोतीराम जी कि रिवीजन से ही हमें डिवीजन मिलता है, और हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैं अक्सर विद्यार्थियों को भी ये कहता हूं कि एक सांप जो होता है जिसको आप एक लट्ठी मारेंगे तो वो घायल हो जाएगा, और दोबारा यदि उसके पास में आएगा तो वो तेज तरार तरीके से काटेगा और तेज गति से। इसलिए सांप को मारने के लिए हमें 5 लट्ठियां बरसानी जरूरी है, नहीं तो सांप मरेगा नहीं। और अभ्यर्थियों के लिए कि आपने एक बार पढ़ लिया तो आप सारा कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सा ऑप्शन सारे इस तरह से लगेंगे, ये है ये है, मिक्स मसाला हो जाएगा। इसलिए कम से कम किसी भी एग्जाम में फाइट करने के लिए हमें 5 बार रिवीजन का करना बेहद जरूरी है। हैंड रिटन नोट्स, खुद के हाथ से बनाए नोट्स की कोई होड़ नहीं कर सकता दुनिया की ताकत, और इन पे विश्वास रखें। जो कंटेंट है उसी कंटेंट पे लगातार काम करते रहें, टेस्ट सीरीज को देते रहें ताकि आपका एवोल्यूशन हो, आपको पता चले कि मेरा मैथ, साइंस, कंप्यूटर, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स किस पार्ट में मैं कमजोर रह रहा हूं, उस पार्ट को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आजकल एक सर ट्रेंड बन चुका है, भले छोटी कक्षा में हो, भले कंपटीशन के एस्पिरेंट्स हो, वो ये देखते हैं कि कोचिंग का एक हवा बन चुका है। क्या आपको लगता है कि बिना कोचिंग के सफल नहीं हो सकते? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, लेकिन के कोचिंग करना ही जरूरी है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जैसे हम लोग बात करें तो यदि मुझे 12th पास में ही इतना ज्यादा जैसे ये सारी चीजें मिल जाती तो मुझे लगता है कि मेरी मंजिल कहीं और हो सकती थी। लेकिन धीरे धीरे किसी को देख के समझ में आया। तो एक बार के लिए हम लोग ये मान सकते हैं कि ठीक ठाक एक क्लाइमेट एक देने के लिए, एक माहौल देने के लिए कि एक 12th पास जो बच्चा है वो स्कूल में प्रतियोगी परीक्षाओं का माहौल नहीं होता है, वो उसके बारे में जानता नहीं है, वो शहर में नया आता है, तो उसके लिए हो सकता है कि उसका स्टैंडर्ड ठीक ठाक है, और उसको गाइड करने वाले लोग उसके घर में सफिशिएंट है, और उसकी मॉनिटरिंग ढंग से करते हैं। तो मानवीय के विषयों के लिए मैं मानता हूं कि उसको कोचिंग की कोई जरूरत नहीं रहती है, लेकिन उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कौन सी बुक्स पढ़नी है और किस तरह से पढ़नी है। यदि उसके घर में उसके पेरेंट्स जागरूक है तो वो किया जा सकता है, और यदि नहीं है तो हम ये मानते हैं कि एक बार यदि पेरेंट्स घर में पढ़े लिखे लोग नहीं है तो एक बार वो कर लेता है तो उसको सारी चीजें समझ में आ जाती है। बाकी हमें ये पता है कि कोचिंग किसी का चयन नहीं करवा सकती, और अभ्यर्थी की मेहनत ही उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि यदि आपके पास में प्रामाणिक स्रोत है और आपके पास में पढ़ने का जुनून है और आपका गाइडलाइन अच्छे से मिल रहा है तो कोचिंग अनिवार्य नहीं है। लेकिन ये जो साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि हमारा जीके बहुत कमजोर, तो वो अपने लेवल पे कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और ट्रेंड आजकल बन गया है कि लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ना, उस जितना भी जो कमरा है एकदम सफोकेशन वाले घुटन भरे माहौल में, क्या आपने अपने जीवन में कभी लाइब्रेरी का, जब तक आप सफल नहीं हुए तब तक लाइब्रेरी का सहारा लिया, और क्या आप मानते हैं कि लाइब्रेरी में जाने वालों का ही चयन होगा? सर, मैं इस बात को बताते हुए मुझे हंसी आ रही है कि मेरे जो पढ़ने का तरीका था कि पढ़ने के जिस तरह से 2 तरह के वाचन हैं, एक स्वचर वाचन जो बोल के पढ़ा जाता है और एक मौन वाचन होता है। तो लाइब्रेरी में जा रहे इसका मतलब ये सीधा तय हो गया कि आप अपने होठ खोल नहीं सकते, मौन वाचन ही करोगे, आप मौन वाचन ही करेंगे। और मुझे जहां तक ही लगता है, और मेरी तो शुरू से आदत रह गई, इसलिए इस आदत को मैं चेंज नहीं कर पाता हूं। तो और यदि आप भी चाहते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए कहना चाहता हूं कि आप किसी एक लाइन को एक बिना होठ हिलाए मौन वाचन में पढ़ लीजिए, और उसके बाद और एक आप स्वचर वाचन में पढ़ें, बोल के पढ़ें, दोनों में तुलना कर लेना कि ज्यादा चीज कौन सी याद रहती है। तो मैंने तो कभी भी मेरे जीवन में लाइब्रेरी का प्रयोग
किया नहीं, जी, जी। क्योंकि लाइब्रेरी में ये सुविधा होती भी नहीं नहीं है। है। इसलिए मैं तो स्वचर वाचन के प्रति ज़्यादा उत्साहित रहता हूँ कि जो जी, व्यक्ति जी। बोल के पढ़ता है, जी। वो उसके स्थायी नॉलेज में जाता है। आपको नहीं लगता कि लाइब्रेरी में, हालाँकि किसी की आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन जैसे अभ्यर्थियों को हम लोग एक दिशा देना चाहते हैं, आपको नहीं लगता कि एक वो सफोकेशन वाले माहौल में जो अपना माइंड डेवलप होता है, वो उतना लाइब्रेरी में शायद नहीं होता होगा? सर, वो ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल का एक ट्रेंड है, जी। क्योंकि भेड़-चाल लोग एक तरफ वे बना लेते हैं, उसी जी, तरफ जी, उसी चलते तरफ हैं। जाते हैं। और कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि बंद रहता है कमरा, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं जी। है, आप हिल नहीं सकते, आप मतलब वेंटिलेशन भी नहीं हाँ, होता है। इसी तरह से सारी सुविधाएँ नहीं होती जी, है। जी, जी। अब किसी को ये लगता है अलग-अलग व्यक्तित्व पे शूट करता है, किसी जी, को जी। लगता है कि उसका लाइब्रेरी में डिस्टर्बेंस नहीं होता है, रूम जी, में वो जी। डिस्टर्बेंस हो जाता जी, वो लगता है होगा ना? सही। इधर-उधर से आ जाते हैं, तो हाँ, हाँ। उसका एक टाइम पीरियड के हिसाब से वो फिक्स कर लेता है कि जी, 5 जी, घंटे जी। मेरा वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हाँ, हाँ। तो इस तरह से वो अपना यूटिलाइज़ के आधार पे उनको यूज़ कर कर सकते सकते हैं। हैं। ये आपने एक बेहतरीन बात बताई कि यदि घर पे आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, आप लोग या घर में संयुक्त परिवार है और आपको पढ़ने का कमरा नहीं मिल पा रहा है, वो लोग तो यूज़ कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। लेकिन जो बाकी जिनके सुविधा है, वो अनावश्यक इस ट्रेंड पे भागने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब यूज़ करें तो भले ही करें, सुविधा का उपयोग करें, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है कि लाइब्रेरी में जाओगे तो ही चयन होगा। बिल्कुल। ये अच्छा, तो एक सर ये मुझे बात बताइए, आपने जो ये संघर्षपूर्ण कहानी जो सुनाई, बहुत ही अच्छी बात है। आप 33 साल की उम्र में आप प्रिंसिपल के पद को सुशोभित हुए और तृतीय श्रेणी से आपने सफ़र तय किया। तृतीय श्रेणी बने, उसके बाद में स्कूलिंग शिक्षा में व्याख्याता बने आप, उसके बाद में सेकेंडरी एजुकेशन में हेडमास्टर का आपने सीधा भर्ती से क्रैक किया एग्ज़ाम। जी सर। तो वो जो हेडमास्टर वाला जो क्रैकिंग वाला था, वो कैसा सफ़र रहा आपका? सर, हेडमास्टर की जो भर्ती थी कि हेडमास्टर जो है हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग में कक्षा 10 तक के जो स्कूल्स थे, जी, जी। उसका जो हेड होता था, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, जी, जी। तो उसके बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन एक 2011 का एक वैकेंसी आई, जी, जी। जिसमें कुछ नियम चेंज हो गए और उसके बाद में हमारे आसपास के बहुत सारे लोग, जी। जो गाँवों की साधारण प्रतिभाएं थी जी। और अपनी मेहनत के बलबूते, जिसमें एक इंटरव्यू होता था पहले, जी, जी। उस इंटरव्यू को खत्म किया और बाड़मेर में हमने देखा कि लॉट ऑफ चयन हुए। 100% रिटर्न बेस्ड पे। हाँ, रिटर्न जी, बेस्ड जी, पे। जी। और मुझे वो फ़ायदा इसलिए मिला कि उस एग्ज़ाम, वो मैं मानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा एग्ज़ाम था जी, जी। कि जिसमें सबसे कम तैयारी के दिन थे। 90 वाह दिन सर! का आरपीएससी ने टाइम दिया। जी, जी। और मुझे उसका अच्छा फ़ायदा इसलिए मिला कि मैं कंटिन्यूअस मेंस लिख रहा था आरएएस जी, के, जी, जी। और उसमें भी बहुत ज़्यादा सिलेबस है, जो अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं। जी, जी। तो कहीं न कहीं मुझे उसका फ़ायदा आरएएस की तरफ जो न होके वो इस एग्ज़ाम इधर में मिल मुझे गया। अच्छे से मिला। मतलब ये कि कहीं न कहीं की तैयारी की हुई आपको फ़ायदा ज़रूर हाँ, देती है। बिल्कुल, यही तभी तो सरस्वती मैया का हाथ जी, है जी, कि वो जी। आपको कहीं न कहीं निकालेगी। ऋण रखती नहीं है। ऋण रखती नहीं अच्छा, है। आपने कहा ना कि मुझे 90 दिन मिले, तो अभ्यर्थी ये ना सोचे कि 90 दिन से हमका सिलेक्शन हो सकता है। आपकी तैयारी तो लंबे समय से चल लंबे रही थी। समय से ठीक है, हेडमास्टर की आपने पर्टिकुलरली 90 दिन करी, लेकिन वो काफ़ी चीज़ें जो कॉमन होती है, वो तो आपने पहले करी पहले थी। कर रखी थी। यानी कि एक बार कोई अभ्यर्थी ढंग से तैयारी कर ले, तो वो विभिन्न परीक्षाओं में भाग्य आज़मा सकता है। आज़मा सकता है, बिल्कुल। जी, जी। एक बार उसका बेस क्लियर होने के बाद बहुत सारे ऐसे एग्जाम के फील्ड्स हैं जहां जी, कॉमन जी। सिलेबस है। जी, जी। तो वहां से वो कई सारे, जैसे पटवारी की करता है तो वीडियो में हो जाता है, जी, वीडियो जी। कर रहा है वो पटवारी में हो जाता जी, है, जी। वन रक्षक की कर रहा है पुलिस में हो जाता है। जी, जी। कॉमन बेस तैयार करने के बाद आपके सामने खूब सारे रास्ते आएंगे। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताइए, हेडमास्टर आप बन गए, उसके बाद में विदिन 2 इयर्स, है ना, 2 साल से पहले आप प्रमोशन से प्रिंसिपल बन गए। 3 है साल ना? से पहले, तीन सर, तीन 2 साल साल नहीं, 2 साल और 8 अच्छा, महीने। 3 हाँ, साल की मिनिमम अवधि होती है। हाँ। 3 साल से पहले आप लोग प्रिंसिपल बन गए, उसके बाद में लगातार आपको मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कार्यभार भी मिला। इस तृतीय श्रेणी से लेकर के जो सीबीओ तक आप पहुँचे, इसमें आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? जो एक ख्वाब जो था, ख्वाब को सपनों तक पहुँचाने के लिए आपको ऐसा कोई संघर्ष भरी कहानी जो आपको वो बाधा के रूप में महसूस हुई हो? सर, मैं ये मानता हूँ कि 2012 में तृतीय श्रेणी के रूप में मैं भर्ती हुआ, जी। और नेट 10 साल के बाद, यानी जी। 10 साल से कम रह गए, जी। 9.5 वर्ष तक होने के बाद में प्रिंसिपल के रूप में हो गया। पहुँच गए। और 10 वर्ष होने के बाद में मेरे पास ब्लॉक का जो मुख्य शिक्षा अधिकारी का तो चार्ज था, दायित्व मिला। वो रहा लगभग 2 साल तक। जी, जी। और एक ऐसा भी लगता है कि कल को जो लोग साथ में थे उसी ब्लॉक में हाँ, से ही मैंने शुरुआत की, वो सिंदरी मुखिया से। बन बैठा है। वो मुखिया बन बैठा है। कैसे स्वीकार किया उन्होंने और आपको? स्वीकार करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे जी, जी। स्ट्रगल मैंने झेले थे। जी, जी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक विभाग को लोकहितवाद जो है, जी, जी। कि हम ज्यादा से ज्यादा बेटर काम कैसे कर सकें, कैसे कर सकते और सब लोगों को किस तरह से साथ लेके चले। जी, जी। मुझे लगता है कि मेरे ब्लॉक में सारे जो प्रिंसिपल थे, उनमें जी। सबसे छोटा मैं ही था। अच्छा, उम्र में सबसे छोटे सबसे थे। छोटा मैं ही था। जी, और जी।
पद के रूप में मुझे बड़ा बना दिया बना दिया गया। लेकिन मैंने हमेशा एक चीज दादाजी से या फैमिली से भी सीखी, जो लोग पद नहीं मायने रखते, मानवता रखती है, और जो लोग उम्र में बड़े हैं, मैंने हमेशा मेरी जो सीनियर्स प्रिंसिपल रहे, किसी भी काम को हमेशा उनकी सलाह के अनुसार, और विभाग को हम लोग बेटर क्या कर सकते हैं, मिलके उनसे सलाह लेके 2 साल तक कार्य किया। और मुझे अच्छा लगा कि बहुत कम उम्र में और 10 सालों के बाद में मुझे उस सीट पे बैठने का मौका मिला, और 2 सालों के दौरान मेरे द्वारा जो कार्य किया गया, मैं काफी आत्मसंतुष्ट हूं कि इस तरह से काम किए गए। बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। यानी कि आपकी जो थ्योरी रही है वो मैं नहीं हम करेंगे, बिल्कुल ये रही है, और यही जो है शैली जो है आपको वास्तव में आपके कद को बढ़ाती है सर। हम भी जानते हैं, आपकी चर्चाएं सुनते हैं, आपने बेहतरीन जो अपना कार्यकाल किया। अब एक बात आपको और पूछना चाहूँगा सर, आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना जो है, उसमें मोबाइल जो है एक प्रकार से कई सारे लोग कहते हैं बाधक भी है, तो इसमें हम बिल्कुल तो दूर शायद हो नहीं सकते। तो इस मीडिया और सोशल भरे ज़माने में मोबाइल और पढ़ाई के साथ में सामंजस्य कैसे बिठाएं कि मोबाइल हमारा बाधा नहीं बन के साधक बन जाए? बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप लोग। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब लगा तो मेरे पास मोबाइल नहीं था जी। मैंने उसके बाद में एक कीपैड वाला फ़ोन लिया जी, और मैं लेक्चरर बना तो भी मेरे पास में लेक्चर बनने तक की जो जर्नी थी जी कि तब तक मेरे पास कीपैड का फ़ोन रहा जी। और लेक्चरर ज्वाइन करने के बाद मैं सोशल मीडिया, ये मल्टीपल फोन है, ये लेके आया जी। और मुझे ये बात नहीं लगती कि मोबाइल आपके बाधक बनता है। कि हेडमास्टर की जो एग्जाम थी जी। कि वो भी मैंने 64 रैंक से निकाली। अच्छा। और उसके बाद 18 के बाद भी 18 और 21 के दोनों कॉलेज के लेक्चरर के इंटरव्यू भी दिए। अच्छा। प्लस 21 में RS का इंटरव्यू दिया, और फाइनली जो मेरिट थी वो 700 के आसपास रही, इसलिए अच्छी सर्विस वहां मिल नहीं सकती थी जी। तो बाधक के लिए मैं नहीं बोल सकता कि मोबाइल आप यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे सोर्स है आपके पास जी। लेकिन जो जनरली एग्जाम है जिनके लिए मोबाइल से आपको सोर्स ढूंढने की जरूरत नहीं रहती है। कुछ ऐसे जो टॉपिक्स हैं जहां से हम इंटरनेट के सहारे उसको पढ़ सकते हैं अपडेट होने के लिए। दूसरा ये कि साधक बन सकता है कि आप यूट्यूब से किसी जैसे कोई वीडियोस हैं, गणित का हो गया या किसी इंग्लिश का हो गया, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे आपके पास में संसाधन है कि आप उनसे देख सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक या जो इंस्टा जो कहें जी। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप पढ़ाई करें तब तक उनसे दूर रहें। बाकी जो काम की चीजें जैसे यूट्यूब से आप देख सकते हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप्स बना सकते हैं। और हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कंपटीशन अकेले से पार नहीं होता है, एक अच्छे फ्रेंड्स के ग्रुप का निर्माण करना बेहद जरूरी है। यानी किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है, आपका इंग्लिश अच्छा, मेरा हिस्ट्री अच्छा है, किसी का पॉलिटी अच्छा है, और नॉलेज को शेयर करेंगे तो बातें समझ में आती है। इसलिए अच्छे ग्रुप्स का निर्माण करके आप मोबाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन बस ज्यादा नेट का यूज नहीं करें। एक फिक्स टाइम कर दें कि मुझे रात्रि के 8 बजे से पहले उसके नेट को खोलना नहीं, घंटा भर देखूंगा, इससे ज्यादा मैं देखूंगा नहीं। और कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं इंटरनेट से। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि इसको पढ़ाई को इस मोबाइल को सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन मनोरंजन के लिए नहीं करना है। जी जी, इस बात को आजमाना है। तो मैं सर आपसे अंतिम एक सवाल के रूप में जानना चाहूंगा कि जैसे आपने अपनी जर्नी बताई कि एक बेहद सामान्य परिवार से, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ एक युवा बालक जो आगे बढ़ कर के इस 33 वर्ष की उम्र में प्रिंसिपल पद तक पहुंचता है और CBO तक भी पहुंचता है, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि सिटी में रह कर के ही सफलता पाई जा सकती है, ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र और अभ्यर्थी जो हैं वो सफल नहीं हो सकते? बिल्कुल सर, इस बात से सहमत नहीं हूँ जी कि सिटी में रह के ही। और आजकल के जो विभिन्न प्रकार के रिजल्ट्स आ रहे हैं जी। नीट का रिजल्ट देखा है, BSTC का रिजल्ट देखा है, बहुत सारे और भी SSC CGL के रिजल्ट्स ले लीजिए, CDS के ले लीजिए। गांव की और धोरों की बेहद अच्छी प्रतिभाएं जो निकल के सामने आ रही है। और मैं ये मानता हूं कि गांव के लोगों का खान पान और क्लाइमेट बहुत शुद्ध होता है, हेल्दी होते हैं, और दिमाग उनका बेहद अच्छा होता है। यानी कि IQ उनका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, और इमोशंस की भावना बेहद ज्यादा होती है। और किसी भी व्यक्ति को सफलता के शिखर पे पहुंचना है तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंसी का होना बेहद जरूरी है कि वो दूसरे की क्षमता और संवेग को किस तरह से समझ सकता है। कि जिस तरह से अक्सर हम लोग उदाहरण देते हैं कि हमीद का जो चिमटा है, जिस कहानी से हम लोग देखते हैं कि उस हमीद में इमोशनल इंटेलिजेंसी बेहद ज्यादा, उस उम्र में देखो
देखिए कि दादी ने ये नहीं कहा कि आप मेले से मेरे लिए चिमटा लेके आएंगे, फिर भी लेकिन लाया। उसकी ये सांवेगिक बुद्धि कहती है कि दादी की चिंता करने के लिए उसने मेले से उस चिमटे को लाकर दादी को दिया। तो गांव के बच्चे ऐसे होते हैं। शहर में मैंने पहले भी आपको कहा कि क्लाइमेट मिलता है, एक माहौल मिलता है, टेस्ट सीरीज दी जा सकती है, किताबों से टच में रहा जा सकता है, नया कोई मटेरियल आपके सामने मिलता है, तो वो शहर के लिए जरूरी है। पका हुआ आदमी है, मैच्योर आदमी है, तो अपने मटेरियल को लेके घर पे भी तैयारी कर सकता है। यानी कि आप स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि लहरों से डर की नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल, ये जो अभी आपने नीट में देखा, श्रवण का उदाहरण देखा, और ऐसे कई सारे अभ्यर्थी हैं जो अभी यानी कि तैयारी में इकोनॉमिकल जो कंडीशन बैकग्राउंड है, यानी कि आर्थिक जो पृष्ठभूमि है वो ज्यादा बाधक बनती नहीं है, बाधक नहीं बनती। हौसला है तो वो कर सकता है। हौसला, हिम्मत, जिद, स्पिरिट, पैशन है जी, तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जी। और हालिया दिनों हमने एक उदाहरण देखा श्रवण का, कि नीट टीम 50 विलेजर्स और डॉक्टर भरत सारण का बेहद शुक्रिया कि आपने ऐसे परिवार के लोगों को, जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि हमारा बेटा भी एक डॉक्टर, यहाँ तक उसने पढ़ाई छोड़ दी थी सर, छोड़ दी थी। और बालोतरा चला, उसकी स्टोरी को मैंने भी सुना कि जिस, और वो लोग जानते भी नहीं डॉक्टर की परीक्षा क्या होती है, किस तरह से किया जाता है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म। धन्यवाद श्रवण का कि श्रवण की एकाग्रता भी बेहद अच्छी थी कि उसने अपने पिताजी की माली हालात को देखकर जिस तरह से संघर्ष करके इस नीट जैसे, जिसमें 25 लाख के आसपास एस्पिरेंट है, उसमें से अपनी रैंक को सुनिश्चित किया। और वो इस वर्ष के लिए मैं मानता हूं कि बाड़मेर की एक शोकत तस्वीर के रूप में उसको याद किया जाए। बिल्कुल सर, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी तस्वीर छपी थी सर, न्यूज़ छपी थी। अच्छा, तो तृतीय श्रेणी से लेकर के आपने कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के भी आपने इंटरव्यू दिए, आरएस की भी इंटरव्यू दिए, यानी पढ़ने में तो कहीं कमी आपने रखी नहीं। तो अब सर अंत में जाते जाते हमारे अभ्यर्थियों को 2 शब्दों में यदि कोई संदेश देना चाहें कि एग्जाम से ठीक 1 या 2 दिन पहले वो क्या ऐसी रणनीति अपनाएं जिससे कि उनकी जो तैयारी की एकदम धार बन जाए और सफलता सुनिश्चित। फिलहाल जो नज़दीक जो हमारा एग्ज़ाम है वो प्रथम श्रेणी व्याख्याता का है, स्कूल लेक्चरर का। उनके लिए पहले भी मैंने कहा कि आप लोग पैसेंस रखें। पहली बात पैसेंस रखनी है कि आपने जितनी मेहनत की, और आपको लगेगा ये बात कि अब एग्ज़ाम से पहले वाले दिन की मुझे कुछ भी याद नहीं है, ये नेचर का ही नियम है कि ऐसा लगता है, सही बात। लेकिन जैसे आप पेपर लेके हाथ में बैठेंगे तो सारी चीज़ें 1 to 1 आपको याद आती रहेगी। डरे नहीं, धैर्य रखें। थोड़ा सा इसमें सर टोकूंगा कि इसमें इसी दौरान इसमें ऐड कर दीजिएगा कि एग्जाम हॉल में जो है कई सारे जो अभ्यर्थी हैं वो तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो इसी में सर आप ऐड करिएगा कि एग्जाम हॉल में आपने वो क्या चीज़ मेंटेन करनी है जिससे रिलैक्स होकर पेपर को अटेंड किया जा सके। बिल्कुल सही, आपने सही सवाल किया कि ये बेहद मुश्किल समस्या है। तो परीक्षा से पहले तक धैर्य बनाए रखना है, आराम से रहना है, अकेले नहीं रहना है, 2-3 दोस्तों के साथ में जाना है, और उनके साथ में रहते हुए जिस तरह से स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना है। और एग्जाम से पहले वाली नाइट ये है कि जिस दौरान हमें ये लगता है कि हमें भरपूर नींद ले लेनी है, लेकिन मैं अच्छी तरह से इस चीज से वाकिफ रहा हूं कि हमें नींद आती नहीं है, हमें नींद आती नहीं है, चाह के भी नहीं आती है। लेकिन रिलैक्स होके यदि आप 4 घंटे भी नींद ले लेते हैं तो आपका एक तो सिर भारी नहीं रहेगा, और सुबह एग्जाम से जाने से पहले मैया सरस्वती और घर वाले माता पिता के आशीर्वाद और उनको मन ही मन याद करके आप एग्जाम के लिए निकल जाए। और एग्जाम पे जाने के बाद एकदम कंफर्ट कपड़े पहन के जाएं, जिस जो आवश्यक चीजें हैं एग्जाम के लिए, आपकी फोटोज हैं, ये अच्छे से चेक कर लें। क्योंकि कई बार हमने ये देखा कि वहां जाने के बाद हम लोग भूल जाते हैं तो बेहद डिप्रेशन में, ये छोटी छोटी बातें पहले नाइट को ही ये फोटोज हो गई, आपका प्रवेश पत्र हो गया, आपके 2 पेन हो गए, जो चीजें कही गई, आरपीएससी ने नॉर्म्स तय किए हैं कि आपको कंफर्ट कपड़ों में जाना है, तो उन कपड़ों को पहन के आप आराम से जाएं। और ज्यादा जो लोग है वहां पे उस भीड़ वाले इलाके में ठीक ठाक जाके, वैसे उनसे बातचीत वगैरह कुछ नहीं करनी कि हमें अपनी लाइन में लग के एग्जाम तक पहुंचना है। हॉल में जाने के बाद में एग्जाम का जो पेपर है उससे हमें कैसे सॉल्व करना है, वही मैं ये जानना चाहता हूँ कि बताना चाहता हूँ सर आपको कि पेपर जो भी होता है कि आपने तैयारी कर रखी और सिलेबस को टू द पॉइंट आपने कवर कर रखा है। बिल्कुल सर। तो आप पहले राउंड में ये करें कि जो आपको एग्जैक्टली पता है, जो सवाल एकदम क्लियर कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं उनको कर लीजिए। ठीक। उसके बाद में सेकंड राउंड में आप लोग आते हैं, तब आपको 2 ऑप्शन वाले काट लेने हैं। यदि 4 ऑप्शन उसमें से 2 क्लियर मुझे पता है कि ये 2 ऑप्शन इसका आंसर नहीं है, ठीक है, उन प्रश्नों को आपको हर हाल में अटेंड करना है, क्योंकि सर रिस्क के बिना किसी भी क्षेत्र में सक्सेस नहीं हो सकता, और आपको रिस्क लेना पड़ेगा।
आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे जहां रिस्क बेहद जरूरी है। जी, जी। 2 ऑप्शन वाले क्लियर पता है कि ये आंसर नहीं है, जी, जी। वहां से आप रिस्क लीजिए। जी। और उसके बाद में मुझे लगता है कि जो अच्छे से तैयारी करके गया है, सिलेबस को 4-5 बार पढ़ के गया जी, है, जी। उसके सामने 5 या 4 सवाल रहेंगे पूरे पेपर में जिसको वो छेड़ेगा नहीं। सही बाकी बात। सारे सवाल उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके जी, कवर में हो जाएंगे। जी, जी। और पहले राउंड के जितने कर लिए हैं, अब किसी की आदत ऐसे है जैसे मैंने मेरा किया कि पहले राउंड के करने के बाद गोले भर लेता हूं। जी, जी। जो उनके ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड है, लेकिन टाइम का ध्यान रखना है कि पहला पेपर जी। जो फर्स्ट ग्रेड का है उस पर विशेष ध्यान रखना है, जी। क्योंकि उसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस सारे सब्जेक्ट हैं, सब मेंटल मिक्स एबिलिटी, है। टाइम जी। खाने वाले हैं जी, जी। कि आपको घड़ी पे ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जी, जी। अब जरूरी नहीं है कि पहले ही खोलते ही मैथ्स आ गई। अच्छा। और मैथ्स हो सकता है कि 1-2 प्रश्न बहुत हार्ड थे और आप उलझ गए, टाइम पूरा वो ले और लेता है। टाइम जा रहा है, इधर से आपकी नजरें घड़ी पे जा रही, जी। इधर प्रश्न पे, तो तनाव उसमें बढ़ हम जाता कंफ्यूज है। हो जाते हैं। तनाव बढ़ जाता है। छोड़ें उसको। जी, जी। छोड़ के जो सिंपल वाला पोर्शन उसको कर लीजिए, पहले कर लें। कर लीजिए। जी, जी। करने के बाद में फिर देखिए लास्ट में टाइम रहता है, उसके अकॉर्डिंग कर लें आप आप। उसको फिलअप कर दें। जी, जी। गोले भरते भी सावधानी रखें, और कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है जी, कि जी। आपने बहुत पढ़ा है। जी, जी। और आपको जो नहीं आ रहा है वो किसी को नहीं आ रहा है, क्योंकि जी, जी। मटेरियल सबने सेम पढ़ रखा है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी डाउन नहीं। और हमें ये बात पता है कि इस तरह से हम लोग सेकंड पेपर को भी अटेंड कर सकते हैं अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ। जी, और जी। 2 वाली रिस्क लेनी है, और तीनों ऑप्शन पता नहीं तो ऐसे प्रश्न को अटेंड रिस्क लेनी नहीं करनी। जी, बिल्कुल बेहद आपने अच्छे तरह से कहा कि यदि आपको पहले जो आसान क्वेश्चन उनको तो करें, टफ क्वेश्चन के पीछे भागते भागते हमारे आसान क्वेश्चन छूट जाते हैं। ऐसे कई अभ्यर्थी होते हैं सर। तो ये बात आपको बेहद जरूरी ध्यान रखनी है प्रिय अभ्यर्थियों, कि जो आसान क्वेश्चन है उनको पहले कर लें, उसके बाद में टफ क्वेश्चन में घुसें आप लोग, और तनाव रहित होकर के एग्जाम दें। तनाव ज्यादा लोगे तो भी उसे कोई चयन तो होना नहीं, इसलिए रिलैक्स मूड में जाकर के एग्जाम दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।